कहानी एक ऐसे अजीब और श्रापित गांव की है जहां अचानक एक के बाद एक लोगों की मौत होने लगती है। सबसे पहले गांव के पुजारी की जान जाती है और फिर गांव वालों की लाश फंदे पर लटकी हुई मिलती है। गांव वाले सोचते हैं कि इसके पीछे सदियों पुराना एक भयानक श्राप है, लेकिन क्या वाकई कोई दैवीय प्रकोप है या फिर इसके पीछे किसी इंसान का बहुत बड़ा और खूनी षड्यंत्र है। चलिए जानते हैं आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत सनातन धर्म की एक बात से होती है, यानी कर्म का नियम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम पिछले जन्म में अच्छा करेंगे तो आगे भी अच्छा होगा, और अगर बुरा करेंगे तो उसकी सजा हमें इसी जन्म में भुगतनी पड़ेगी। शुरुआत में हमें इसी तरह की चीजें दिखाई जाती हैं। वहाँ एक छोटी बच्ची है जो अपनी गाय पर गुस्सा कर रही थी। वो उसे डांटते हुए कह रही होती है कि तुम ठीक से खाना क्यों नहीं खाती। तभी उसकी दादी उसे अंदर बुलाती है और समझाती है कि गौ माता के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। दादी कहती है एक बार ऐसा करने की वजह से एक इंसान पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। बच्ची एक्साइटेड होकर पूछती है, दादी क्या हुआ था, मुझे बताओ ना। दादी उसे सदियों पुरानी एक कहानी सुनाना शुरू करती है। उस जमाने में एक पति पत्नी रहते थे जिनकी शादी को कई साल हो चुके थे, पर उनका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन वाइफ एक देवी के पास जाती है जिन्हें काटेरी अम्मा कहा जाता था। वो देवी उस औरत को कुछ ऐसे संकेत देती है जिससे लगता है कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है और जल्द ही उसे संतान की प्राप्ति होगी। ये देखकर पत्नी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका पति किसी के कहने पर बच्चे की चाहत में गौ माता की बलि देने का फैसला कर लेता है। पत्नी को बहुत अच्छे से पता था कि ऐसा करना महापाप है, इसलिए वो अपने पति को रोकने के लिए तेजी से भागती हुई आती है और चिल्लाती है ऐसा मत करो। लेकिन भागते समय उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है, और ठीक उसी वक्त उसका पति वहां बलि दे देता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद उनके घर पर बच्चा तो पैदा होता है, लेकिन वो दिव्यांग होता है, यानी वो चल नहीं सकता था। ये देखकर वो दोनों बुरी तरह टूट जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें श्राप मिल चुका है। ये श्राप सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे परिवार के लोगों पर इसका बुरा असर होने लगा। जब वाइफ को एहसास हुआ कि उसके पति के इस गलती की वजह से पूरा गांव भुगत रहा है, तो वो फिर से काटेरी अम्मा के पास जाकर धागा बांधती है और बहुत प्रार्थना करती है। उसके बाद गांव की मुसीबतें तो बंद हो जाती हैं, लेकिन उनके खुद के परिवार की आने वाली पीढ़ियों में जो भी बच्चा पैदा होता वो किसी न किसी शारीरिक कमी के साथ ही पैदा होता। ये उनके परिवार के लिए एक नियम जैसा बन गया था। वो सब सोचने लगे कि आखिर ये श्राप उनके परिवार से कब खत्म होगा। तभी हमें उसी खानदान के एक परिवार की कहानी दिखाई जाती है। उस आदमी का पैर भी खराब था और वो चल नहीं सकता था, इसलिए वो गुस्से में अपनी वाइफ को हमेशा मारता पीटता रहता था। कुछ समय बाद उसकी वाइफ एक बेटे को जन्म देती है और खुद दम तोड़ देती है। आगे कहानी में दिखाया जाता है कि उस मरी हुई औरत का भाई यानी उस अपाहिज आदमी का साला वहां पर आता है। वो गुस्से में अपनी जीजा को डांटते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान चली गई। लेकिन उस आदमी को इस बात का कोई पछतावा ही नहीं होता। वो उल्टा कहता है, मेरा बच्चा मुझे दे दो और तुम यहाँ से चले जाओ। साला दुखी होकर कहता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे, और बच्चे को सौंप कर वहां से चला जाता है। जबकि वो अपाहिज आदमी उस श्रापित खानदान से था, इसीलिए उसके पैदा हुए बच्चे को कोई न कोई समस्या होनी ही थी। यही पता करने के लिए साला एक ज्ञानी आदमी के पास जाता है और बच्चे की सेहत के बारे में पूछता है, तो वो बच्चे को देखकर हैरान रह जाता है। इस बार बच्चे की कमी थोड़ी अलग और अजीब थी। उसके हाथ पैर तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन धूप में जाते ही उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लगती थी। ये जानकर साला बहुत दुखी होता है कि ये श्राप अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। वो उस बच्चे के भविष्य को लेकर काफी परेशान हो जाता है। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हमें वही गांव दिखाया जाता है। गांव में एक सुनसान जगह पर दो लाशें फंदे से लटकी हुई मिलती हैं, एक आदमी की और एक औरत की। इसकी खबर तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर को दी जाती है, जो मौके पर आकर जांच शुरू करते हैं। वहां माया नाम की एक थेरेपिस्ट भी पहुंची हुई थी। वो पुलिस को समझाने की कोशिश करती है कि ये केस कैसे हुआ होगा, लेकिन इंस्पेक्टर उसे डांट देता है और कहता है, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, और वहां से चला जाता है। इसके बाद माया वहां कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करती है तो उसे एक अजीब मास्क मिलता है। उस मास्क को देखकर माया चौंक जाती है, क्योंकि वो उसके मालिक को पहले से जानती थी। इसके बाद कहानी कुछ दिन पीछे जाती है और हम दूसरे गांव का सीन देखते हैं। रात के वक्त एक आदमी साइकिल पर रेडियो सुनते हुए जा रहा था। रेडियो पर खबर चल रही थी कि रात में कुछ कातिल लोगों पर हमला करके उन्हें जान से मार रहे हैं, इसलिए सब सावधान रहें। तभी उस आदमी की साइकिल खराब हो जाती है और वो बुरी तरह डर जाता है कि कहीं कोई उस पर हमला न कर दे। अचानक कुछ लोग उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं, तो वो आदमी सोचता है कि अब तो उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन जब वो करीब आते हैं तो पता चलता है वो उसका बेटा और उसके दोस्त हैं। असल में उस आदमी का बर्थडे था
और उसका बेटा उसे सरप्राइज देना चाहता था। उस बेटे का नाम शिवा है। शिवा अपने पापा को एक नया फोन गिफ्ट करता है और कहता है कि उसने आज तक उनके लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए यह छोटा सा तोहफा है। पापा बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही उस नए फोन में सिम कार्ड डाला जाता है, उस पर किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन करने वाला बार बार पूछ रहा था निधि कहाँ है। पापा इस बारे में शिवा को बताते हैं। शिवा जब बात करता है तो सामने वाला कहता है, मैं निधि को सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमने उसे पटा लिया क्या? वो बहुत ही गंदी और बकवास बातें कर रहा था। शिवा अपने पापा को कमरे के अंदर भेज देता है और खुद फोन पर बात करने लगता है। वो उस आदमी को डांटते हुए कहता है, एक लड़की के बारे में ऐसी गंदी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? लेकिन वो आदमी उल्टा शिवा को ही गाली देने लगता है। गुस्से में आकर शिवा कहता है, तू सीधा सामने आकर मिल, बता कहाँ आना है। कहानी वापस उस श्रापित गांव की तरफ आती है। वहाँ की औरतें मंदिर में धागा बांधती हैं। एक औरत जब मन्नत का धागा बांध कर जा रही थी, तभी अचानक वो धागा टूट कर नीचे गिर जाता है। वहाँ के पुजारी को महसूस होता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी गांव की एक लड़की के शरीर में देवी आ जाती है और वो भी इशारा करती है कि गांव पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। पुजारी जब घर लौटने लगते हैं तो वो उस लड़के के घर के बाहर लिख देते हैं कि इस जगह पर कोई मत जाना। ये वही लड़का था जिसे धूप से प्रॉब्लम थी। गांव के आने वाले इस खतरे को एक दूसरे बड़े गुरुजी भी महसूस कर लेते हैं। वो अपने चेले को बुलाकर बोलते हैं, उस इलाके में कुछ बहुत गलत होने वाला है। उस बुराई को रोकने के लिए त्रिकला को वापस आना होगा और त्रिकला को जगाने के लिए उसे एक सही बॉडी से जुड़ना होगा। तुम जाओ और उस शरीर को ढूंढो, तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद तुम्हें अपने पास खींच लेगा। चेले को कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वो त्रिकला को जगाने के लिए शरीर की तलाश में निकल पड़ता है। उधर जो पुजारी गांव पर खतरा महसूस कर रहे थे, वो भी अपने घर में पूजा कर रहे थे। तभी अचानक कोई अदृश्य साया या भूत पीछे से आकर उन पर हमला कर देता है और पुजारी की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब गांव का एक बुजुर्ग ये देखता है तो वो हैरान रह जाता है और पूरे गांव को इकट्ठा करके बताता है कि पुजारी जी अब नहीं रहे। गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं कि पुजारी जी किसी खतरे की बात कर रहे थे और वो अब खुद ही मारे गए। गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगती हैं, जिससे लोग बुरी तरह डर जाते हैं कि कहीं सालों पुराना वो श्राप वापस तो नहीं आ गया। गांव के दो बड़े और अमीर लोग, जिनका नाम संपत और मारन था, गांव वालों से कहते हैं कि जान बचाने के लिए अब एक ही रास्ता है कि हम सब मिलकर ये गांव खाली कर दें और कहीं चले जाएं। गांव वाले भी इस बारे में सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ शिवा उस फोन वाले लड़के से मिलने पहुंचता है। वो लड़का सामने मिलकर भी निधि नाम की लड़की के बारे में बकवास कर रहा था। गुस्से में आकर शिवा उसकी और उसके गुंडों की जमकर धुलाई कर देता है और वो सब डर कर वहां से भाग जाते हैं। जब शिवा घर आकर अपना मुंह हाथ धो रहा था तो खुद निधि का फोन आता है। वो कहती है, मुझे पता चला कि तुमने मेरे लिए लड़ाई की, थैंक यू। शिवा कहता है कोई बात नहीं और फोन रख देता है, लेकिन निधि उसे बार बार फोन करके थैंक यू बोलने लगती है। असल में वो शिवा को पसंद करने लगी थी, लेकिन शिवा परेशान होकर पूछता है, मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो, और फोन काट देता है। कुछ दिनों बाद शिवा के फोन में एक अजीब प्रॉब्लम आने लगती है। वो जब भी अपने फोन पर लाइव लोकेशन ऑन करता तो वो हमेशा मैप पर सिर्फ एक ही जगह दिखता था। यहाँ तक कि जब वो ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करने की कोशिश करता तो भी डिलीवरी की लोकेशन खुद ब खुद वही एक खास जगह दिखने लगती है। अब असल में वो एक गांव होता है, लेकिन मैप पर हर बार वही गांव क्यों दिखा रहा था। यही सोचकर शिवा और उसके दोस्त हैरान हो रहे थे। तभी शिवा को फिर से निधि का फोन आता है, लेकिन इस बार वो फोन नहीं उठा पा रहा था। साथ ही फोन की घंटी की आवाज से इतना तेज दर्द होता है कि कानों से खून बहने लगता है। शिवा को लगता है कि निधि के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, और जबकि फोन की लोकेशन भी उसी गांव की आ रही थी तो वो सोचने लगता है कि क्यों ना उस गांव में जाकर देखा जाए। शिवा इवेंट डेकोरेशन का काम करता था। जब उसे पास के एक गांव में काम का ऑफर मिला तो वो वहां जाने के लिए तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि उसे अपनी पसंद की लड़की निधि की तलाश करनी थी, जिसकी आखिरी फोन लोकेशन इसी गाँव की आई थी। दूसरी तरफ गुरु के आदेश पर एक चेला त्रिकला की आत्मा को जगाने के लिए कब्रिस्तान में पूजा करता है। तभी एक अदृश्य घोस्ट राइडर जैसी जलती हुई ताकत आजाद हो जाती है और अपने दुश्मनों को बेरहमी से मारने लगती है। गुरु बताते हैं कि त्रिकला ने ऐसा शरीर चुना है जो अपने पास्ट की गलतियों को सुधारना चाहता है। इधर शिवा उसी सुनसान गांव के एक प्रतिबंधित घर में पहुंचता है। वो वहां रखे खाने को खाता है और तभी उसे एहसास होता है कि खाना सड़ा हुआ है और वो एक पुराने खंडहर में है। ये सब उसका भ्रम था। अचानक हवा में गूंजती आवाजों से डरकर वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर पता चलता है कि कुछ लोग वहां प्रैंक वीडियो शूट कर रहे थे। वही थेरेपिस्ट माया भी पहुंचती है, जिसकी नजर दीवार पर टंगी संध्या की तस्वीर पर पड़ती है। तभी शिवा को फिर से निधि का भ्रम होता है, जो असल में मर चुकी है। इसके बाद माया सबको वेटरन नाम के लड़के की कहानी बताती है। वेटरन को धूप की बीमारी थी, जिसके कारण उसे हमेशा घर में बंद रखा जाता था। इस वजह से वो दिमागी रूप से बीमार हो गया और एक दिन उसने अपने शराबी पिता का मर्डर कर दिया। इसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ दूसरे
मरीजों के टॉर्चर से तंग आकर वो बेहद हिंसक हो गया। माया ने हॉस्पिटल में उसका इलाज किया और उसे हिप्नोटाइज करके उसका पास्ट जाना। वेटरन ने बताया कि उसके पिता उसकी सौतेली माँ संध्या के चरित्र पर शक करते थे और उन्हें बहुत मारते पीटते थे। इसके बावजूद संध्या अपनी किस्मत मानकर एडजस्ट कर रही थी और सौतेले बेटे वेटरन से बहुत प्यार करती थी। एक दिन संध्या के प्यार और जिद के कारण वेटरन पहली बार एक खास ड्रेस पहनकर उनके साथ खुशी खुशी बाहर घूमने जाने के लिए तैयार हो गया था। जब संध्या अपने पति से कहती है कि वो वेटरन को बाहर घुमाने ले जाना चाहती है तो पहले तो पति साफ मना कर देता है क्योंकि वो अपनी वाइफ पर बहुत शक करता था, लेकिन संध्या उसे समझाती है कि बाहर जाने से बच्चे का मन थोड़ा बहल जाएगा और वो भी अच्छा महसूस करेगा। काफी कहने के बाद पति मान जाता है। जब वो पहली बार उसे बाहर घुमाने ले जाती है तो वेटरन को अपनी माँ यानी सौतेली माँ संध्या से बहुत प्यार हो जाता है। वो उन्हें माँ माँ कहकर बुलाने लगता है जिससे कि संध्या भी काफी खुश होती है। लेकिन उसका पति नंबर 1 का शक्की इंसान था। घर पर कोई भी काम करने आता तो उसे लगता कि उसकी वाइफ के साथ कोई चक्कर चल रहा है। वो आए दिन लोगों से इसी बात पर झगड़ा करता और उन्हें घर से भगा देता। आपको याद होगा कि वेटरन की सगी माँ का एक भाई था। उस भाई का अब एक बेटा था जिसका नाम संपत था। वो संपत भी उनके घर आया हुआ था। एक दिन संपत वहां बैठकर सिगरेट पी रहा था। वह वेटरन से पूछता है कि क्या उसे भी सिगरेट पीना है। वेटरन मना कर देता है और संपत उसे जबरदस्ती उसे सिगरेट पीने के लिए उकसाता है। तभी अचानक वहां संध्या आ जाती है और ये सब देख लेती है। वो वेटरन को बहुत डांटती है और साथ ही संपत की इस हरकत के बारे में उसके पापा को बता देती है। सिगरेट पीने की बात जानकर संपत के पापा उसकी जमकर पिटाई कर देते हैं। इस बीच संध्या प्रेग्नेंट हो जाती है। जब उनके डिलीवरी का वक्त करीब आता है तो उसे काफी तेज दर्द होने लगता है। दर्द से तड़पती अपनी माँ को देखकर वेटरन घबरा जाता है और कहता है कि हमें तुरंत माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। लेकिन पिता साफ मना कर देता है और कहता है नहीं नहीं, उसे तड़पने दो, वो मरती है तो मर जाए। उसके ऐसा बोलने के पीछे एक बड़ी वजह थी। कुछ महीने पहले जब संपत उनके घर आया था तब वो जानबूझकर बिना शर्ट के संध्या के कमरे के बाहर भागता हुआ निकला था। वो सीधे जाकर वेटरन के पिता से टकराया था। पिता को लगने लगा कि होने वाला बच्चा संपत का है, उसका नहीं। इसी वजह से वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर शक करने लगा था और दर्द में तड़पने के बाद भी उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय टॉर्चर कर रहा था। वेटरन अपने पिता के हाथ पैर जोड़ता है कि माँ को बचा लो, पर जब पिता नहीं मानते तो गुस्से में आकर वेटरन पिता की बंदूक उठाता है और उन्हें गोली मार देता है। हॉस्पिटल में जब माया को ये सब पता चलता है तो वो समझ जाती है कि वेटरन बेकसूर था और उसने अपनी माँ को बचाने के लिए ऐसा किया। वो बड़े अधिकारियों से बात करके वेटरन को वहां से छुड़ा लेती है ताकि वो अपनी माँ के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सके। वहां से छूटने के बाद वेटरन अपनी माँ संध्या के पास वापस आ जाता है। अब तक माँ ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दे दिया था जिसका नाम निधि रखा गया। एक दिन जब वेटरन अपनी बहन निधि को कॉलेज छोड़ने जाता है तो निधि के दोस्त उसे देख लेते हैं। एक लड़का और लड़की उसका अजीब हुलिया देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और जबरदस्ती उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं। वेटरन उन्हें मना करता है लेकिन इसी अफरा तफरी में उसकी कार सड़क पर खड़े एक पुलिस वाले से टकरा जाती है। वही पुलिस वाला जो शुरुआत में केस की जांच करने आया था गुस्से में आ जाता है। वो वेटरन का अजीब हुलिया देखकर उसे कार से खींचता है और बेरहमी से पीटने लगता है। गुस्से में वेटरन भी पलटकर पुलिस वाले को मार देता है। जब पुलिस वाले पर हाथ उठाने के आरोप में उसे फिर से पीटा जाता है तो उसकी माँ संध्या और बहन निधि घबरा जाते हैं। तब माया उन्हें समझाती है कि तुम लोग हिम्मत मत हारो, तुम्हारे प्यार से वेटरन फिर से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ माया ये सारी बातें शिवा और बाकी लोगों को बता रही थी। वो शिवा से पूछती है कि तुम निधि को कैसे जानते हो। तब शिवा अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि भले ही शुरुआत में उसने निधि के कॉल्स को इग्नोर किया लेकिन धीरे धीरे उनके बीच बातें होने लगी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। निधि ने उसे बताया कि वो इसी गाँव की रहने वाली है। दोनों ने जल्द ही मिलने और शादी करने का फैसला भी कर लिया था। शिवा आगे बताता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक एक दिन निधि के फोन से एक बेहद अजीब और कान फाड़ देने वाली आवाज आई जिससे मेरे कानों से खून बहने लगा। मुझे पूरा यकीन हो गया कि निधि किसी बड़े मुसीबत में है और जबकि फोन की लाइव लोकेशन इसी गांव की आ रही थी इसलिए मैं यहाँ काम मिलने के बहाने दौड़ा चला आया। इसी बीच वो शख्स जिसने शिवा को यहाँ काम पर बुलाया था यानी मारन वहाँ पहुँच जाता है। घर में अजीब भूतिया हरकतें देखकर मारन बुरी तरह डर जाता है। जब लोग उसे पूछते हैं कि उसने शिवा को यहाँ क्यों बुलाया तब मारन अपने हिस्से का सच बताता है। मारन के फ्लैशबैक में दिखता है कि संध्या ने उसे कुछ पैसे उधार लिए थे। वो उन पैसों के बदले संध्या पर दबाव बना रहा था और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। जब वो जबरदस्ती संध्या का हाथ पकड़ता है तभी वेटरन वहां आ जाता है और गुस्से में एकदम लाल हो जाता है। तभी वहां संपत आता और कहता है तुम्हें सिर्फ अपने पैसे चाहिए ना, ये लो अपने पैसे, और कर्ज चुकाकर मारन को वहां से भगा देता है। लेकिन संपत कोई भला इंसान नहीं था, वो बहुत ही नीच था। असल में जब संध्या ने
उसे सिगरेट पीते हुए पकड़ा था और उसके पापा से उसकी पिटाई करवाई थी। तभी से वो संध्या से बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने जानबूझकर बिना शर्ट के उसके कमरे के बाहर भागने का नाटक किया ताकि उसके फूफा के मन में संध्या के लिए शक पैदा हो जाए और उनका घर बर्बाद हो जाए। संपत का असली प्लान था कि वो किसी भी तरह वेटरन की पूरी प्रॉपर्टी और उनका पुश्तैनी घर अपने नाम कर ले। उसने ही मारन को मोहरा बनाकर संध्या को पैसे उधार दिलवाए ताकि वो उन्हें ब्लैकमेल कर सके। संपत के कहने पर ही मारन ने वेटरन के कान भरने शुरू किए थे। मारन ने वेटरन से कहा, तुम्हारी माँ को जो दूसरा आदमी पैसे दे रहा है, जरूर उन दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है। ये सुनकर वेटरन के मन में अपनी माँ संध्या के लिए शक पैदा होने लगता है। जब वो संपत को अपनी माँ को पैसा देते हुए देखता है तो उसका शक और गहरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं उसके पिता का शक सच तो नहीं था। इसी मानसिक तनाव के बीच एक दिन जब वो अपनी बहन निधि को ले जा रहा होता है तो वही कॉलेज के लड़के जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, नशे की हालत में जबरदस्ती उसकी कार में बैठ जाते हैं और कहते हैं हमें आगे तक छोड़ दो। गाड़ी में चढ़ने के बाद भी वो लड़के चुप नहीं बैठते हैं। वो नशे में धुत होकर वेटरन का मजाक उड़ाने लगते हैं और फालतू बातें करते हैं। वेटरन पहले से ही अपनी माँ की बात को लेकर गुस्से में था। ऊपर से इन दोनों की बकवास ने उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वो गाड़ी में रखा एक बड़ा हथौड़ा उठाता है और उन दोनों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार देता है। खून करने के बाद वो दोनों की लाशों को ऐसे लटका देता है जैसे उन्होंने खुद को खत्म किया हो। कहानी की शुरुआत में पुलिस को जो 2 लाशें लटकी हुई मिली वो असल में इन्हीं दोनों लड़कों की लाश थी। अब अपनी माँ पर गुस्सा निकालने के लिए वो सीधे घर पहुंचता है। हकीकत में उसकी माँ का संपत के साथ कोई गलत रिश्ता नहीं था, लेकिन संपत ने वेटरन के दिमाग में ये झूठ इस कदर भर दिया था कि उसे लगा कि उसकी माँ ने उसे धोखा दिया। वो अपनी माँ से सच जानने की कोशिश भी नहीं करता और गुस्से में उनका गला घोंट कर उन्हें मार डालता है। मासूम माँ की जान लेने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वेटरन ने गुस्से में कितनी बड़ी गलती कर दी। तभी उसकी छोटी बहन निधि आ जाती है। अपनी माँ की लाश देखकर वो चीख पड़ती और पूछती है, ये तुमने क्या किया? वेटरन कहता है, माँ का संपत के साथ चक्कर था, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। निधि रोते हुए गुस्से में कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं था। माँ तुझे अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार करती थी, फिर भी तूने उनके साथ ऐसा क्यों किया? दोनों भाई बहन के बीच हाथापाई होने लगती है और वेटरन उसे धक्का दे देता है। गुस्से और सदमे में डूबी निधि तुरंत वही बंदूक उठा लेती है जैसे कभी वेटरन ने अपने पिता को मारा था और सीधे वेटरन पर गोली चला देती है। वेटरन वहीं दम तोड़ देता है। ठीक उसी वक्त वह मारन अपने गुंडों के साथ पहुंचता है। असल में मारन का प्लान यही था कि भाई बहन आपस में लड़कर खत्म हो जाएं, तो वो बाकी बची कसर पूरी कर देगा। मारन वहां से तुरंत संपत को फोन करता और कहता है, यहाँ सिर्फ निधि बची है, अब क्या करना है? संपत फोन पर कहता है, वो अकेली बचकर क्या करेगी, उसे भी खत्म कर दो और तीनों की लाशों को ठिकाने लगा दो। मारन वैसा ही करता है और निधि को भी मार डालता है। वो अपने आदमियों से कहकर तीनों की लाशों को वहीं पास में दफना देता है। इसके अलावा शुरुआत में जिस पुजारी की मौत दिखाई गई थी, जिसे किसी अदृश्य ताकत ने मारा था, वो कोई भूत वूत नहीं था। असल में मारन और संपत ने ही एक लड़की को भूत का नाटक करने के लिए तैयार किया था और उसी के जरिए पुजारी का मर्डर करवाया था। गांव में होने वाली बाकी मौतें भी इन्हीं दोनों ने करवाई थी ताकि पूरे गांव में डर का माहौल बन जाए और लोग गांव खाली करके भाग जाएं, जिससे वो पूरी जमीन पर कब्जा कर सकें। यहाँ तक कि पुलिस इंस्पेक्टर भी उस पूरे काले धंधे में उनके साथ मिला हुआ था। अब बात करते हैं उस चेले की जिसने गुरु के कहने पर एक आत्मा को जगाया था। उसने जिस शरीर को जगाया था वो कोई और नहीं बल्कि वेटरन की लाश थी। वेटरन के शरीर के अंदर जैसे ही त्रिकला की आत्मा कदम रखती है, उसे अपने पास्ट की हर एक बात याद आती है। उसे समझ आता है कि कैसे साजिश रचकर उसकी माँ का मर्डर करवाया गया, उसकी बहन की जान ली गई। अब बदला लेने के लिए वेटरन की आत्मा एक एक करके मारन के गुंडों को ठिकाने लगाने लगती है। जब वेटरन की अदृश्य ताकत मारन के आदमियों को मारने लगती है तो मारन डर जाता है, इसीलिए वो खुद उस डरावने घर में जाने के बजाय शिवा को काम के बहाने वहां भेजता है ताकि वो देख सके कि अंदर क्या है। जब शिवा को कुछ नहीं होता तब मारन अंदर जाता है, लेकिन जब मारन ये सारी बातें वहां बता रहा था तभी अचानक शिवा के शरीर में एक अजीब सी ताकत आ जाती है। असल में वेटरन की आत्मा अब शिवा की बॉडी के अंदर आ चुकी थी। अब शिवा के शरीर में मौजूद वेटरन हर हाल में मारन और संपत का खेल खत्म करना चाहता है, लेकिन वहां मौजूद थेरेपिस्ट माया उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है, नहीं, तुमने पहले भी गुस्से में अपने परिवार को खो दिया, अब फिर से कातिल मत बनो, इन्हें माफ कर दो। वो उसे कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वेटरन उसकी बात नहीं मानता। वो गुस्से में कहता है, मैं अपनी माँ से बहुत
बहुत प्यार करता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे गुमराह करके मेरे हाथों ही मेरी माँ का खून करवा दिया। मेरी बहन भी मेरी वजह से मरी। मैं इन गुनहगारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो माया के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ठीक उसी वक्त संपत भी वहां पहुंच जाता है। वो मारन पर चिल्लाता है, तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? जो काम दिया था वो पूरा क्यों नहीं किया? मारन डरते हुए वहां की भूतिया हरकतों के बारे में बताता है, पर संपत को इन सब पर यकीन नहीं होता। तभी शिवा, जिसके अंदर वेटरन है, संपत पर हमला कर देता है। संपत हैरान रह जाता है कि यह लड़का अचानक उन पर क्यों टूट पड़ा, लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि इस शरीर के अंदर खुद वेटरन की आत्मा है। माया चिल्ला चिल्ला कर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर शिवा गुस्से में उसे भी धक्का दे देता है। अपनी जान बचाने के लिए संपत और मारन वहां से भागते हैं और शिवा उनके पीछे दौड़ पड़ता है। उधर जिस बुजुर्ग ने सबसे पहले पुजारी की लाश देखी थी, वो भी असल में इसी गैंग का हिस्सा था, लेकिन अब वो गांव वालों के सामने आकर सारा सच उगल देता है। वो बताता है कि कैसे संपत और मारन ने मिलकर गांव खाली करवाने के लिए पूरा खूनी खेल रचा। ये सुनते ही गांव वालों का गुस्सा भड़क जाता है और वो सब संपत को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वेटरन की आत्मा संपत को पकड़ लेती है और उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। जब गांव वाले वहां पहुंचते हैं तो शिवा के हाथ में संपत का कटा हुआ सिर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इस तरह वेटरन अपनी माँ और बहन की मौत का बदला पूरा कर लेता है और गांव को इस मुसीबत से बचाकर फिर से नॉर्मल कर देता है। उधर गुरु अपने चेले से कहता है कि त्रिकला की आत्मा अब भी शांत नहीं हुई और वो उस शरीर को छोड़कर नहीं गई। अब दुनिया में जहाँ कहीं भी मासूमों पर जुल्म होगा, त्रिकला वहाँ इंसाफ करने जरूर पहुंचेगा। अगले सीन में हमें किसी दूसरे शहर का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ कुछ गुंडे एक लड़की को तंग कर रहे थे। तभी वहाँ घोस्ट राइडर के खतरनाक लुक में वेटरन आ पहुंचता है। गुंडे हैरान होकर पूछते हैं, कौन है बे तू? और वो उस पर गोलियां चलाने की कोशिश करते हैं, पर वो बिना डरे उन सबकी जमकर धुलाई कर देता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। दरअसल ये पूरी कहानी एक नानी अपनी पोती को सुना रही थी। वो दोनों भी इसी गाँव की रहने वाली थी। कहानी खत्म होने के बाद वो छोटी बच्ची भी मंदिर में धागा बांधने की इच्छा जताती है। दोनों मिलकर पर्ची पर अपनी प्रार्थना लिखते हैं और धागा बांधने निकल पड़ते हैं। आखिर में दिखाया जाता है कि असल जिंदगी में उस जगह पर आज भी बहुत से लोग धागा बांधने आते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।